हेलो बच्चों, और सब ठीक ठाक। आज हम लोग वेक्टर का जो सीरीज चल रहा है उसी का आज हम लोग लास्ट लेक्चर करने वाले हैं थ्योरेटिकल वे से। और आज हम लोग जो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद एक लास्ट लेक्चर लाएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर में नीट में जेई में जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर से रिलेटेड उसके बारे में एक लेक्चर भी करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। तो आज हम लोग का जो बचा हुआ पार्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। यही आज हम लोग करने वाले हैं, यही बचा हुआ है। तो चलिए तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और अपने करियर के साथ जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको करके। हम लोग एडिशन कर लिए, हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लिए, है ना। हम लोग को अब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हेडिंग होगा आज का टॉपिक का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो तरीका है, मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या इसको कह सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। और दूसरा जो होगा उसको दूसरा पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। तो इसमें क्या है देखिए, लेट, चलिए इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेट वेक्टर ए को हम मान लिए x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और एंड वेक्टर बी को मान लिए x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप मान। ये दो वेक्टर है। तो अगर आप इसको स्केलर प्रोडक्ट करना चाहें या डॉट प्रोडक्ट करना चाहें तो इसमें क्या होगा, देयरफॉर अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है क्या होगा, इसका डेफिनेशन का लिखना होगा तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं कोई दो वेक्टर को, तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो सिर्फ एक स्केलर वैल्यू मिलेगा। मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, बस एक मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, है ना, वही है। तो अगर यदि हम क्या करेंगे कि ए डॉट बी करना अगर चाहेंगे, है ना, तो क्या हो सकता है, ए डॉट बी यदि करना चाहेंगे तो कहता है क्या कि अगर आप दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मतलब होगा ए का मैग्नीट्यूड, है ना, और बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, ये होता है ना। इस तरह से कि आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और दोनों के बीच में एंगल। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यदि वेक्टर आपका ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में है, तो यहां से यहां तक का जो लंबाई क्या है वो बी का मैग्नीट्यूड है, और यहां से यहां तक का लंबाई जो है लाइन का वो क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है। दोनों का लंबाई यानी कि लेंथ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, साथ ही साथ दोनों वेक्टर के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसका cos थीटा कर दीजिए, तो आपको दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मिल जाएगा। ये हो गया, है ना, ये तरीका है। तो चलिए हम लोग इसमें दोनों चीज करके देखते हैं। ऐसे भी करके आप देख सकते हैं और एक इसको हम लोग वैल्यू बैठा करके देखते हैं कि ए डॉट बी करने से क्या वैल्यू आता है, ए डॉट बी वैल्यू करने से क्या आता है ना। चलिए देखते हैं।
ए डॉट बी, मतलब ए का वैल्यू पुट करेंगे और बी का वैल्यू करेंगे और दोनों में डॉट रखेंगे। तो x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ए का वैल्यू हो गया डॉट, बी का वैल्यू डालते हैं x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 ये रख दिए। चलिए, चूंकि ये 3 डायमेंशनल वाला है ना, एक्स वाई जेड है, तो यहां एक डायग्राम बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसको मान लिए हैं जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा आई कैप। वाई एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर क्या होगा जे कैप, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका के कैप होगा। तीनों आपस में कितना है 90 डिग्री पे है। तीनों आपका जो एक्सिस है कितना पे है, ये 90 डिग्री पे। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, 90 डिग्री, तीनों परपेंडिकुलर है। एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। यहां तक ठीक है ना, ये चीज। चलिए इसको पूरा थोड़ा सा इसको हम ऊपर में बनाते हैं, अच्छा रहेगा, तुरंत फटाक से बना दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। दो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के साथ है। इसको चलिए एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए डॉट बी का आपका यहाँ ले आए, देखिए ये इसका हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। x1 इंटू x2, x1 इंटू x2, आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप, ये हो गया। चलिए फिर यहाँ है प्लस इंटू प्लस, क्या हो गया प्लस x1 y2 आई डॉट जे प्लस, फिर ये थर्ड के साथ जाएगा यानी कि x1 z2 आई कैप के कैप। एक का एक्सपेंशन हुआ, इसी तरह इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अभी y1 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे आई के साथ जे के साथ के साथ होगा, तो सिंपली लिख देते हैं y1 x2 जे डॉट आई कैप, फिर y1 y2 जे डॉट जे प्लस y1 z2 जे डॉट के। इसका भी हो गया। अब यहाँ प्लस इंटू, यहाँ भी क्या है प्लस है, प्लस लेते हैं। अब जेड का डालते हैं, तो z1 x2, z1 का किससे होगा x2 से होगा, और ये होगा क्या के कैप आई कैप। ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए हर एक टर्म को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x1 का x2 के साथ, x1 का y2 के साथ, x1 का z2 के साथ। देखिए x1 का x2 के साथ, x1 का y2 के साथ, x1 का z2 के साथ। यार उसके साथ साथ जो यूनिट वेक्टर वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो i1 के साथ डॉट है, यहाँ बीच में क्या डॉट है ना, डॉट है। i1 j के साथ डॉट है, i1 k के साथ डॉट है। तो उसी तरह सिमिलरली आपका प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो इसी तरह यहाँ क्या होगा z1 x2 k कैप डॉट आई कैप, उसी तरह z1 y2 के कैप जे कैप, फिर प्लस क्या करेंगे z1 z2 के कैप डॉट के कैप। यहां तक हम लोग मल्टीप्लाई किए। अब ध्यान रहे, यहां एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों के, क्या यूनिट वेक्टर है ये, लेकिन है तो वेक्टर, है यूनिट वेक्टर लेकिन है तो वेक्टर।
तो वेक्टर का जितना गुण सब जो भी प्रॉपर्टी सब लागू होता है वेक्टर पे, वही इस पे भी लागू होगा। तो क्या लिखे हैं यहाँ देखिए, तो जब भी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना हो तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का cos थीटा। तो देखिए, तो आई यूनिट वेक्टर है तो ये वेक्टर, लेकिन क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और ये भी आई क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1 और इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा 1, और आई डॉट और आई का आई के साथ एंगल कितना होगा, आई वेक्टर का आई के साथ ही कर रहे हैं, मतलब आई कैप जो है एक्सिस के अलोंग है, और ये भी आई कैप क्या है, एक्सिस के अलोंग ही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, x1 x2 इसका हो गया यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्रत्येक वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, सेम यूनिट वेक्टर है ना, सेम एक्सिस का है ना, तो कितना होगा cos 0 डिग्री। अब यहां देखिए प्लस x1 y2 i और j का मैग्नीट्यूड लेना है, यहां भी हो जाएगा क्या 1 इंटू 1, लेकिन i और j, i यूनिट वेक्टर जो है आपका एक्सिस के अलोंग और j यूनिट वेक्टर जो है आपका y एक्सिस के अलोंग, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। यहां क्या लिखाएगा cos 90 डिग्री। मतलब अगर यदि आगे हम प्रोसीड करने जाएंगे तो 0 डिग्री आएगा या तो 90 डिग्री आएगा। देखिए आई आई है तो 0 डिग्री आएगा, जैसे आई जे हो गया, आई के हो गया, आई जे आई हो गया, जे के हो गया, के आई हो गया, के जे हो गया, ये सारा का सारा क्या है देखिए, तो आई का के साथ या आई का जे के साथ, या तो जे का आई के साथ, या तो जे का के साथ, या तो के का जे के साथ, या तो के का आई के साथ। जब भी यूनिट वेक्टर कोई एक यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब टोटल टर्म को वो कर देगा क्या 0। तो ये तभी संभव है 0 वाला जब यूनिट वेक्टर अलग अलग एक्सिस का हो। अगर सेम एक्सिस का होगा, जैसे यहां आई आई है, यहां आपका जे जे है और यहां के है, इस सब में तो cos 0 डिग्री होगा ना, क्योंकि सेम एक्सिस के साथ है, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ, तो वो सब बचा रहेगा। लेकिन बाद बाकी सब जो है वो सब क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। इसका लिख दिए, इसका भी लिख दिए, इसका भी लिख दें। देखिए x1 z2, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यूनिट वेक्टर है, के का भी कितना होगा 1, और आई और के दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, है ना। तो अलग अलग एक्सिस वाला में जहां भी आएगा वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह डैश डैश करके हम इसको यहां छोड़ देंगे। तो बचा किसका वैल्यू, सेम एक्सिस वाला सिर्फ बचा, x1 x2 बचेगा, y1 y2 बचेगा और z1 z2 बचेगा, क्योंकि यही सब का यूनिट वेक्टर है जो सेम एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। तो क्या है आपका x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आया आपको लास्ट में फॉर्मूला, कि जब भी कोई दो वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम एक्सिस वाला वैल्यू सभी आपस में मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएगा। यही तो मिल रहा है ना। x1 x2 देखिए तो सेम एक्सिस वाला है ना वैल्यू, y1 y2 सेम एक्सिस वाला वैल्यू है ना, z1 z2 सेम एक्सिस वाला वैल्यू है ना। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को तो सिंपल होगा, वो रिस्पेक्टिव एक्सिस के अलोंग का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या होगा वो सब आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट का। आपको दो फॉर्मूला मिल गया, एक ये मिल गया और आपका एक ये मिल गया, है ना।
तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह होता है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ देख लिए, दो फॉर्मूला देख लिए। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर जियोमेट्रिकल वे से देखना चाहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इससे क्या समझें, ये किस लिए है, क्यों है और कैसे है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग अभी देखें कि अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का cos थीटा, यही हम लोग देखे अभी। तो चलिए इसको यहां भी करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि वेक्टर आपका एक ए है, ये तो यहां से यहां तक का इसका मैग्नीट्यूड कितना, यहां से यहां तक का जो लंबाई है वही तो इसका मैग्नीट्यूड ना। तो हम मान लिए इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक का यह काम करते हैं, इसको इधर से मिटा देते हैं। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा वेक्टर ए है ना, ये मेरा वेक्टर ए है, यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसी तरह एक वेक्टर हम ले लिए बी, ये वेक्टर मेरा क्या है बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, ये यहां से यहां तक का। अब देखिए यहां इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है cos थीटा। थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब क्या करते हैं कि ये जो बी वेक्टर का जो हेड है वहां से एक नॉर्मल डालते हैं, इस पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको कम करते हैं, यहाँ है ना, यहाँ नॉर्मल डाल दिए, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये थीटा है और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनियस है वो मेरा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और यहां से जो नॉर्मल डाले हैं इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको पॉइंट को हम यहाँ को Q मान लेते हैं और इसको हम R मान लेते हैं। इस पॉइंट को क्या मान लिए R। अब देखिए हमको O से R तक का वैल्यू निकालना है, ये वाला हमको O से R तक का वैल्यू को निकालना है, हमको O से R तक का वैल्यू को निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को निकालना है। अगर हम ट्रायंगल है ना, फ्रॉम ट्रायंगल बात करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ORQ, अगर हम ORQ ट्रायंगल का बात करते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो गया OR मेरा बेस और ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो बताइए थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस है और मेरा हाइपोटेनियस है, हमको OR के वैल्यू निकालना है, जबकि OB का वैल्यू दिया है मेरा, OQ का वैल्यू दिया है मेरा B का मैग्नीट्यूड। तो B और H का रिलेशन देता है कौन, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू B बाय H, मतलब हो गया आपका OR बाय OQ। तो बताइए OR का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो OR का वैल्यू आपका हो गया OQ cos थीटा। अब देखिए यहां से तो OR इज इक्वल टू OQ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहां जो A डॉट B, जो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा था, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए तो A को हम अलग कर दिए, A का मैग्नीट्यूड B cos थीटा, B cos थीटा, मतलब ये वाला वैल्यू मेरा क्या है, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये क्या मेरा मैग्नीट्यूड B cos थीटा। ये क्या है, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
वेक्टर बी along वेक्टर ए। जो वेक्टर आपका बी इस डायरेक्शन में था, ए के साथ कितना एंगल बना करके, थीटा बना करके, उसका वैल्यू किसके along, वेक्टर ए के along, उसी चीज को बोला गया है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। मतलब बी वेक्टर का जो वैल्यू था उसका वैल्यू वेक्टर ए के along कितना है, वही है यहां इनटू ए आ गया। इसको ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, ये भी लिख सकते हैं आप, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। यही है, यही चीज ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ए बी cos थीटा का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। तो ए के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकाले हम, यहां से कितना आया बी cos थीटा, तो वही है बी cos थीटा। ये चीज था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, है ना। अच्छा, इसका हेडिंग क्या था, नहीं था ना, चलिए इसको लिख देते हैं यहां, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वही ज्योमेट्रिकल में से यहां दिखाए। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गया यहां तक। चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, इसको अब यहां कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब हम ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा को ए इंटू बी cos थीटा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये भी तो लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी यहां देख लेते हैं। ऐसे केस में क्या कर रहे हैं, चूंकि आप ए का cos थीटा ले रहे हैं, मतलब बी का मैग्नीट्यूड जो होगा, साथ ही साथ ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू किसके अलोंग, बी के अलोंग, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो अगर प्रोजेक्शन करना है तो मतलब इसका हेड से क्या करेंगे, इस पर नॉर्मल डालेंगे, तो नॉर्मल डालने के लिए आपके पास ये वाला है, यहां हो गया आपका 90 डिग्री। अब इसको हम एस पॉइंट मान लिए, क्या मान लिए, इसको एस पॉइंट मान लिए, यहां से इसको यहां नॉर्मल डाले थे। तो देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में, यहां जो थीटा है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है। और यहां से यहां तक का वैल्यू मेरा क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है वो दिया है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में मेरा हो गया बी और ये गया मेरा एच। तो अगर हम, है ना, फ्रॉम ट्रायंगल का बात करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एस पी या ओ पी एस, जो लिखना है ओ एस पी ही लिख देते हैं। तो बताइए तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बी बाय एच, मतलब ओ एस बाय एच मतलब ओ पी। तो बताइए तो यहां से ओ एस इक्वल टू क्या होगा, ओ पी cos थीटा होगा ना। ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा है ना। यहां से तक का वैल्यू कितना है आपका, ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये एक्चुअल में क्या है, प्रोजेक्शन है, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
along वेक्टर b, यही है। या वैल्यू ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a along वेक्टर b, वैल्यू किसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, सॉरी a along वेक्टर b। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b लिखना बहुत शॉर्ट में होता है। यही ये दर्शाना चाहता है डॉट प्रोडक्ट में। दो दो वेक्टर क्वांटिटी को यदि आप डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड और प्लस इनटू इसका मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन इसी वेक्टर के अलोंग, तो cos थीटा आएगा, या इसका मैग्नीट्यूड इनटू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन इसके अलोंग, तो इसमें भी cos थीटा आया, है ना। तो वही चीज है, आप ए बी cos थीटा, या तो आप a इंटू बी cos थीटा लिखिए, या a cos थीटा इंटू बी लिखिए। तो कुल मिलाकर के ये हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहां देख लिया डॉट प्रोडक्ट का। चलिए कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पे, ताकि और बढ़िया से इसको समझ सकेंगे। क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स ए है आपका, या तो पी ले लेते, चलिए पी है -i + 4 + 5 की, एंड क्यू वेक्टर है जो आपका 10i - 3j + 5 की है। आर एक्टिंग ऑन एक्टिंग एट ए पॉइंट लिख देते हैं, एट ए पॉइंट। फाइंड इट्स स्केलर प्रोडक्ट, ये निकालने बोला है। देखिए देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को पता है कि अगर दो वेक्टर को हम लोग क्या करना है, इसका प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करना होगा, P डॉट Q करना होगा। तो जब भी दो वेक्टर को हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो लास्ट में इससे पहले वाला में क्या देखे थे, यहां देखिए, तो रिस्पेक्टिव एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन का ऐड कर देना है, बहुत आसान है, वही करते हैं। तो देखिए कीजिए इसको, -1 इंटू 10 कितना होगा, -10 प्लस इंटू -4 इंटू 3 कितना होगा, 12 प्लस इंटू प्लस 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितना आ रहा है, 12 10 कितना हो जाएगा, 22, कितना आ रहा है आपका, प्लस में 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, प्लस में 3 आ रहा है ना। तो ये आराम से हमको मिल गया। अच्छा, और एक चीज है कि सर ये वाला क्यों नहीं लगा सकते हैं, कि यदि P डॉट Q कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, P का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर Q का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और फिर cos थीटा करके भी तो निकाल सकते हैं, बात सही है। लेकिन चूंकि यहाँ एंगल दोनों के बीच का दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस तरह डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको इस तरह थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तब cos थीटा का वैल्यू तब निकलेगा। लेकिन यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि P डॉट Q का वैल्यू मेरा कितना है, 3 डाल देंगे, P का मैग्नीट्यूड यहाँ डाल देंगे, Q का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ डाल देंगे, तो cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, ऐसे में cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अगर ऐसा है तो देखिए ना, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर बाय P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड, आ गया cos थीटा का वैल्यू। इस तरह आप कोई भी वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं इस तरीके से। जब आपको पता है ये वाला रिलेशन, तो अगर ये दिया हुआ वेक्टर के रूप में,
तो इसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ डाल देंगे वैल्यू, और P का भी मैग्नीट्यूड यहाँ लिखिए और Q का भी मैग्नीट्यूड यहाँ लिखिए, और उसके बाद दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। फाइंड इसका प्रोडक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम, ये भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम, ये भी कर सकते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट तो निकाल चुके हैं ना, इसका प्रोडक्ट 3 आया है। अब एंगल बिटवीन देम अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन देम निकालना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 3 आंसर आएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ हम लोग को पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, यही ना होगा। तो P डॉट Q का वैल्यू हम 3 निकाल चुके, लेकिन P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड हम लोग भी नहीं निकाला है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, P का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव एक्सिस का वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का सम। तो I का कोफिशिएंट 1 है, -1 का क्या होगा स्क्वायर, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कितना आ रहा देखिए तो 50 25 4 16 कितना हो जाएगा, 25 और 16 39 और ये हो जाएगा ये मेरा 40। तो 40 का रूट अंडर यानी 2√10 यहाँ आ जाएगा। इसको एक रहने देते हैं और फिर क्या करेंगे हम लोग, Q का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो Q का मैग्नीट्यूड कितना आएगा देखिए तो 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, कितना आ रहा है, यहाँ आ जाएगा आपका 100, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 25, कितना होगा ये, तो 34 मतलब 134 पर रूट अंडर। तो Q का मैग्नीट्यूड आ गया और P का भी मैग्नीट्यूड आ गया। तो देयरफॉर क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू P डॉट Q का वैल्यू है 3, तो 3 बार यहाँ देखिए तो 2√10 आ जाएगा, ये 2√10, और यहाँ कितना होगा 134 है, तो 134 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos इनवर्स 3/2 और रूट यहाँ तो 10, मतलब ये लिख सकते हैं आप 1340, इतना आएगा इसका थीटा का वैल्यू। ऐसे इसका क्वेश्चन आप इसका रूट निकाल लेंगे, फिर इसका डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, फिर एक अनुमान मतलब अमूमन एक अंदाज में कुछ ना कुछ वैल्यू आप अंदाज में निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी लिख करके इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स। अब आता है डॉट प्रोडक्ट का कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और उसका फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। सम स्पेशल केसेस डॉट प्रोडक्ट का, सम स्पेशल केसेस। देखिए पहला, व्हेन थीटा मतलब एंगल दोनों के बीच में कितना हो 0 डिग्री, दोनों के बीच में कितना एंगल हो 0 डिग्री। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, किसको ले लें, किसको ले लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए, ओहो, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0। तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं या नहीं, तो ऐसे भी दर्शा सकता है कि आपका ये वेक्टर, आपका वेक्टर ये है ए और वेक्टर आपका बी है ये। जब भी दो वेक्टर चाहे वो कंसाइड करे या सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। वैसे केस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी, तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। मतलब क्या आया, सिंपल आया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos थीटा लग रहा है ना। आप अगर जी को दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में आएगा ही, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जो ये cos फंक्शन लग जा रहा है ना थीटा के साथ, तो ये फर्क पड़ाएगा। थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, लेकिन जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा इसका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट घटेगा। इसलिए जब 0 डिग्री हो रहा है तो इसका क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ऐसे केस में कितना आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये समझ में आ गया। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, थीटा आपका 90 डिग्री हो। मतलब अगर आपका एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर आपका बी है इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो वैसे केस में अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ओहो, क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सही बात है, बी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सही बात है, लेकिन यहाँ कॉस हो जाएगा 90 डिग्री, और जैसे 90 डिग्री आएगा तो ये हो जाएगा वैल्यू मेरा 0, है ना। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, है ना, नॉर्मल हो दूसरे एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये चीज देख लीजिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में देखिए, जब आपका एंगल दोनों के बीच में कितना हो, 180 डिग्री हो। मतलब अगर कोई वेक्टर आपका ए इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ऐसे केस में अगर आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखाएगा ही, लेकिन एंगल में आ जाएगा चेंजिंग, एंगल में आ जाएगा चेंजिंग। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस, इसलिए यहां क्या हो जाएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड माइनस है, क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और यही होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम कब हुआ था, 0 डिग्री पे, मतलब जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। मिनिमम कब हो रहा है, जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये हो गया स्पेशल केसेस डॉट प्रोडक्ट का। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पहला क्या है, पहला क्या है, पहला है पहला कि ये कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। जैसे ए डॉट बी, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, बी डॉट ए। कैसे, देखिए, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ही तो है ना, बी ए कॉस थीटा, क्या लिखाएगा, बी डॉट ए लिखा जाएगा ना। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में
वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों वेक्टर में से जिसको आप आगे रखिए वैल्यू आपका वही आएगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा और बी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा बी ए कोस थीटा, और दोनों तो आपस में बराबर ही है ना, इसलिए इस तरह। सेकेंड देखते हैं इसका एसोसिएटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होगा कि ए डॉट बी प्लस सी। तो कहता है कि ये देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है, चलिए चल पहले लिख लेते हैं, डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यहाँ कहना चाह रहा है क्या कि अगर हम ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बी प्लस सी वेक्टर के साथ, मतलब बी और सी को ऐड करने के बाद अगर हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू वही आएगा जितना कि आप इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट कर लें, मतलब ए का बी के भी साथ और ए का सी के भी साथ। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो प्रॉपर्टी आपका दो मिल गया डिस्ट्रीब्यूटिव, एक हो गया कम्यूटेटिव, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। इससे बहुत अलग अलग तरह का आप लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। इसको पढ़ाने के बाद जो न्यूमेरिकल्स वाला स्पेशल एक और लेक्चर लाएंगे, उसमें सारे टाइप्स का वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लाएंगे, उसमें हम लोग सब डिस्कस करेंगे जितना इधर पढ़ाए हैं, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ भी साथ में करा ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग स्पेशली न्यूमेरिकल्स को ही फोकस करके वो सेशन को हम लोग करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड, कौन चीज सेकेंड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट तो हो गया, सेकेंड आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या इसको कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ही रहना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, उसी तरह करेंगे कि लेट अगर आपका ए जो वेक्टर है वो आपका x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप है, और जो b है आपका वेक्टर वो है x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। तो क्या कहता है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कर रहे हो तो क्या कहता है, देयरफॉर अगर वेक्टर ए को क्रॉस कर रहे हैं और वेक्टर बी से, तो क्या इसका बताता है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा, क्या लेंगे साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर, और एक यूनिट वेक्टर, और ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन पे लाया करेगा उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये चीज है। जैसे अगर आपका वेक्टर ये एक है और एक वेक्टर आपका ये है, ए से बी, मान लेते हैं आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके बाद यूनिट वेक्टर के लगने से ये सारा का सारा क्या हो गया, एक वेक्टर ही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम लोग करते हैं दो वेक्टर को, तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर फॉर्म में ही रहता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, स्केलर फॉर्म में आ गया था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आया था। जैसे वहां P और Q को हम डॉट प्रोडक्ट किए थे, कितना आया था, सिर्फ 3 आया था, ना 3i कैप था, ना 3j कैप था, ना 3k कैप था, सिर्फ 3 था, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी के लिए इसको बोला गया है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपका यहां से यहां तक तो मैग्नीट्यूड आएगा सिर्फ,
कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन यूनिट वेक्टर जब ये इसके साथ है तो फिर एक कंप्लीट वेक्टर बनाएगा, है ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जो वेक्टर आया इसको हम मान लेते हैं सी वेक्टर। क्या मान लिया इसको? सी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी किए तो जो वेक्टर आया इसको क्या मान लिए? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या हो गया आपका? ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर, यही हो गया आपका सी वेक्टर। अब ज्योमेट्रिकली यहां देखिए कि आखिर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल से जो वेक्टर पहले रहेगा उससे होते हुए जो वेक्टर बाद में है उसके तरफ यदि हम आप रैपिंग करते हैं उंगली को, है ना, तो उस दौरान थंब का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में दोनों का प्रोडक्ट किया हुआ वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मान लेते हैं कि ये आपका एक प्लेन है, मान लेते हैं ये आपका एक प्लेन है, इसमें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ये ए है और ये आपका, अरे यार रुको ना, ये ए है और आपका ये बी है। तो ए को क्रॉस कर रहे हैं बी से, मतलब क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ए को क्रॉस कर रहे हैं बी से। तो ए टू बी जब कर रहे हैं तो देखिए ए आपका इस प्लेन पे ए है और इसी प्लेन पे आपका बी भी है। जिस प्लेन में आपका ए और बी लाई कर रहा है उस ए को क्रॉस बी से करने पर जो आपको वेक्टर मिल रहा है वो वेक्टर देखिए तो इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। मतलब जब ये जिस प्लेन में आपका ए और बी लाई कर रहा है ना, तो उस प्लेन के साथ ये जो वेक्टर होगा सी वेक्टर वो उस प्लेन के क्या होगा? नॉर्मल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब साथ ही साथ इस प्लेन के साथ ये नॉर्मल है तो साथ ही साथ क्या होगा? इस वेक्टर के भी साथ ही नॉर्मल होगा, इस वेक्टर के भी साथ ही नॉर्मल होगा। तो यही है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यही है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो यहां देखिएगा कि आपका जो सी वेक्टर आया जिस प्लेन पे आपका, रुकिए थोड़ा सा, जिस प्लेन पे आपका ए और बी था उस प्लेन के परपेंडिकुलर में चल गया सी, और सी कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए और बी को क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आया था उसी को तो सी माने है ना। तो जिस प्लेन पे आपका ए है और बी है उसी प्लेन के साथ ये नॉर्मल में चला गया सी, और सी क्या है? अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मतलब सी आपका ए के भी साथ 90 डिग्री बना रहा है, ए के भी साथ आपका 90 डिग्री बना रहा है और बी के साथ भी आपका 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बना रहा है। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो मिलता है वो भी हमको एक वेक्टर ही मिलता है, लेकिन वो वेक्टर क्या होता है? दिया हुआ वेक्टर से क्या होता है? परपेंडिकुलरली होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस प्लेन में आपका ए और बी लाया कर रहा उस प्लेन से क्या होगा? वो नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, उससे नॉर्मल होगा, उस प्लेन के साथ क्या करेगा? नॉर्मल होगा। अगर यहाँ कोई प्लेन है, इस प्लेन में आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ए से आप बी क्रॉस किए तो ए और बी को क्रॉस करने के बाद जो आपको वेक्टर मिल रहा है वो उस प्लेन के नॉर्मल होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को देखने को मिला। अगर हम यहाँ बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं मतलब बी से ए कर रहे हैं। जब हम ए से बी कर रहे थे तो ऊपर की तरफ वेक्टर दिखा रहा था सी, और यदि हम बी से ए कर रहे हैं तो किधर दिखा रहा है? नीचे की तरफ। तो मतलब बी क्रॉस ए करेंगे ना तो क्या आएगा आपका? सी के जस्ट ऑपोजिट में जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यूनिट वेक्टर तो होगा लेकिन क्या होगा? यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर को हम पॉजिटिव माने तो नीचे को क्या मानेंगे? नेगेटिव। सेम होगा वेक्टर, दोनों सेम वेक्टर होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा? ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। कोई भी वेक्टर को ऑपोजिट इन डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए अगर आपका वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा?
माइनस ए। उसी तरह सी आपका ऊपर में पॉजिटिव है तो उसके जस्ट नीचे में अगर आपको वेक्टर मिला तो क्या होगा, माइनस सी होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कभी भी है ना, देयरफॉर ए क्रॉस अगर बी कर रहे हैं तो कभी भी आपको बी क्रॉस ए करेंगे तो वो बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। उसका वजह क्या है कि अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो जो वेक्टर निकलता है वो ऊपर की तरफ, और बी क्रॉस ए करते हैं जो वेक्टर निकलता है वो नीचे की तरफ। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर का सेम है, यहां से यहां तक का देखिए मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट है। इसलिए आप ये वाला नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। अब आते हैं इसका प्रोडक्ट करते हैं। जिस तरह हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए थे उसी तरह इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट किए थे उसी तरह इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। तो एक चीज तो आपको यहां मिल गया आप लोगों को कि अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड होगा और बी का मैग्नीट्यूड होगा और दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा होगा और ए के यूनिट वेक्टर होगा। ये आप लोग को एक फार्मूला मिला। अब हम लोग और एक फार्मूला की तरफ प्रोसीड करते हैं, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं पहले कि आपका एक वेक्टर वो तो दिखाई ही दिए थे ना, अभी जो डायग्राम बना था वो तो दिखाई दिए, तो वो लोग वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ फिर से लेते हैं एक चीज कि ये यहाँ ले रहे हैं ना, रुकिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया और आपका ये हो गया। ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, ये हो गया आपका के कैप। सब आपस में कितना है, 90 डिग्री पे। सब आपस में कितना है, 90 डिग्री पे। आपस में परपेंडिकुलरली है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस और के कैप मतलब जेड एक्सिस। चलिए अब यहाँ इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, है ना। नाउ चलिए, तो ए क्रॉस बी मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और इसको क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, b के साथ। तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। चलिए ठीक है, अब एक एक करके सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से लेते हैं ताकि जगह हमको थोड़ा ज्यादा मिले एक्सप्रेस करने के लिए। इसको इसके साथ यहाँ ये टर्म हर एक के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो क्या कर सकते हैं, x1 x2 x1 x2 i क्रॉस i, ठीक है। ये प्लस, अब ये चल जाएगा इसके साथ x1 y2 i क्रॉस j प्लस x1 z2 i क्रॉस k प्लस, अब x1 का तो टोटल हो गया 3 टर्म। अब हम आते हैं y1 वाला में। तो y1 x2 देखिए, तो y1 j और यहाँ क्या है आपका i है, तो j क्रॉस i। अभी थोड़ा देर ही पहले हम बताए थे ना कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a लिखे थे ना। उसी तरह यहाँ अगर j क्रॉस i है तो ये इक्वल टू नहीं होगा i क्रॉस j, एकदम सिमिलर वही चीज है ना, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर, तो कानून नियम कानून तो वही फॉलो करेगा ना। तो यहाँ क्या हो गया, y1 y2 सॉरी y1 x2 ji, ठीक है। उसका प्लस y1 y2 j क्रॉस j प्लस y1 z2 और ये क्या है मेरा j क्रॉस के, ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं इस पे, ये वाला z1 वाला बचा है। तो z1 और x2, z का हो गया k कैप और x2 का हो गया i कैप प्लस
फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो Z1 और Y2 क्या हो गया आपका, K क्रॉस G, Y2 है ना जी। इसको थोड़ा सा और इधर टच करके इधर कर लेते हैं, लास्ट तो बचा है। Z1 का Y2 से हो गया, अभी Z1 का Z2 से होगा, प्लस Z1 Z2 K क्रॉस K, यहां तक हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने से, क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा है ना, और फिर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ x1 x2 तो रहेगा, ठीक है। आई मतलब ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और इसका भी 1 होगा, मैग्नीट्यूड हो गया। दोनों के बीच का एंगल मतलब साइन आई का आई के साथ, आई का आई के साथ दोनों के बीच का एंगल सेम एक्सिस में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ये हो गया 0 डिग्री, है ना, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। प्लस का प्लस x1 y2 x1 y2 आई का जे के साथ। अब यहां देखिए जो यूनिट वेक्टर लेंगे, देखिए तो यहां सिंपली हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, आई क्रॉस जे है, मतलब आई क्रॉस जे, देखिए आई से अगर जे जाएंगे तो आई क्रॉस जे, जियो प्लेन, ध्यान दीजिएगा ये प्लेन जो है तो क्या है, एक्स और वाई प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये प्लेन बना है ना, इस प्लेन में आपका एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू है। तो अगर भी आई क्रॉस जे कर रहे हैं, मतलब क्रॉस करने के बाद जो हमको वेक्टर का वैल्यू मिलेगा वो ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, जेड है, कौन है, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर कौन है, मेरा के है। इसलिए यहां क्या होगा कि आई क्रॉस जे, मतलब आई क्रॉस जे जब करते हैं तो किस एक्सिस के एलोंग जाता है, जेड का पॉजिटिव एक्सिस के एलोंग आता है। मतलब आई क्रॉस जे में यहां क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आपका के का आ जाएगा, क्या कहा जाएगा, के का आ जाएगा। देखिए ना यहां, देखिए ध्यान दीजिए, अगर दो वेक्टर, मतलब यहां जैसे दो यूनिट वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दोनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 इनटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, साइन 90 डिग्री। चलिए लिख ही देते हैं यहाँ इसको, 1 इंटू आई और जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, 90 डिग्री। और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसके प्लेन, जिस प्लेन में आपका x और y का वैल्यू इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल कौन है, z है, तो उसके यूनिट वेक्टर कौन होगा, k होगा। कौन होगा आपका, k होगा। तो आप ये वाला लिख लिए और ये वाला लिखिए। अब इसका आते हैं प्लस, यहां हो गया आपका x1 z2 i क्रॉस k, देखें यहां i क्रॉस k, आई से आप यदि क्रॉस के कर रहे हैं तो के वाला तो हम देखिए, अगर इस ब्लैक मतलब डिजिटल बोर्ड में ये एक्स एक्सिस इसे है और वाई एक्सिस ऐसे है, तो जेड एक्सिस ऐसे होगा ना। अगर जेड एक्सिस आपका ऐसे है, जो कि यहाँ चूंकि प्लेन में जैसे ही दिखाता है ना, तो ये वाला हो गया। तो हमको आई क्रॉस के करना है, मतलब आई से के, तो आई से के जब हम कर रहे हैं तो किस एक्सिस का वैल्यू जाएगा, आई से के है, मतलब y एक्सिस के एलोंग जा रहा है, और y एक्सिस के एलोंग जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, इधर आपका माइनस y है ना, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। y क्रॉस के जब कर रहे हैं, देखिए यहां, सॉरी यहां क्या था आपका, i क्रॉस के, i क्रॉस के, i से k की तरफ जब कर रहे हैं तो जो वैल्यू दिखा रहा है वेक्टर का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, और वो किसके ऑपोजिट में हो रहा है, एक्सिस वाई के एलोंग ही हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस के ऑपोजिट जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ। मतलब यहां हो जाएगा आपका माइनस जी होगा, यहां क्या होगा आपका माइनस जी होगा। उसी तरह यहां वाला में देखिए, ये हो गया प्लस y1 x2 j क्रॉस i,
जे क्रॉस आई, ये तो मेरा जेड एक्सिस है, जे क्रॉस मतलब वाई से एक्सिस क्या लोग, जे क्रॉस आई जब आई कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सिस के क्या जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है, मन क्या हो जाएगा यहाँ माइनस के हो जाएगा, है ना, इसमें क्या हो गया आपका माइनस के हो गया। अब यहां आते हैं y1 y2 प्लस y1 y2, जे का जे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 1 होगा, और जे का जे मतलब सेम एक्सिस के साथ है, तो साइन कितना होगा यहाँ 0 डिग्री होगा, क्या होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा। और नॉर्मल मान लीजिए जे का जे के साथ नॉर्मल क्या होगा, इसके नॉर्मल कोई एक एक्सिस के साथ नॉर्मल आपका क्या बोलते हैं, अगर हम एक्सिस के साथ नॉर्मल मानते हैं, एक्सिस के साथ नॉर्मल आपका क्या है वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री आने पर टोटल टर्म को क्या करेगा ये 0 कर देगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो जहां भी यहां से हमको क्या दिख रहा है, देखिए जब सेम एक्सिस के साथ आ रहा है तो साइन 0 डिग्री, यहां भी आपका सेम एक्सिस के साथ आया था साइन 0 डिग्री, उसी तरह ये लास्ट वाला भी जो है सेम एक्सिस के साथ ये भी होगा मेरा साइन 0 डिग्री। तो सेम एक्सिस वाला डॉट में आपका बच गया था और क्रॉस में आपका खत्म हो जाना है, और वहां अलग एक्सिस वाला खत्म हो गया था, यहां अलग एक्सिस वाला रह रहा है। तो क्या आ रहा है लास्ट में, रुकिए और एक देख लेते हैं, इसका एक हो गया, इसका एक हो गया, x1 z2 का हो गया, y1 x2 का हो गया, y1 y2 का हो गया, और y1 z2 का देख लेते हैं प्लस y1 z2, चलिए y1 z2 j इंटू के है, मतलब j इंटू के, देखिए ये आपका z एक्सिस है, तो यहां क्या है आपका y1 z2 j इंटू के है, मतलब y से z एक्सिस की तरफ, तो ऐसे जब हम क्रॉस कर रहे हैं y एक्सिस से z एक्सिस की तरफ j2k, तो उस समय जो वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस के तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब यहां क्या लिखाएगा आई कैप लिखाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में लिखेंगे क्या होगा, दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना था जे और के का 90 डिग्री, कितना था 90 डिग्री, यहां लिख देते हैं 90 डिग्री, और जे इंटू के है मतलब यहां हो जाएगा कितना मेरा आई कैप हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। उसी तरह और देख लेते हैं, कहां तक पहुंचे हम लोग y1 z2, अब यहां बचा है प्लस का, यहां प्लस देते हैं z1 x2, देखिए तो k क्रॉस i है, k क्रॉस i है, मतलब यहां देखिएगा तो k से i की तरफ, k से जब हम i की तरफ जा रहे हैं तो किधर जा रहा है आपका थंब का डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस के अनुसार, मतलब j आएगा, तो लिख सकते हैं z1 x2, ठीक है, यहां लिख सकते हैं k का यूनिट वेक्टर कितना होगा 1, उसका भी हो जाएगा i का 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, और क्रॉस करने पर किसके एक्सिस के अनुसार जा रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के अनुसार जा रहा है, मतलब यहां हो जाएगा आपका g। तो z1 x2 का आ गया, अब z1 z2 का देखते हैं, z1 z2 का देखिए तो क्या होगा z1 y2 का प्लस z1 y2 का k क्रॉस j, k आपका इधर है और क्रॉस j, तो देखिए ये जो k मतलब आपका z एक्सिस है, जो कि क्या है आपका इस डिजिटल जो बोर्ड है उसमें आपका x एक्सिस है y एक्सिस है, उसके साथ नॉर्मल क्या है आपका z एक्सिस है, तो यहाँ क्या है k क्रॉस j, मतलब k से आपको किधर जाना है j की तरफ, k से j की तरफ, जब k से आप j की तरफ जा रहे हैं उस समय थंब किसके ऑपोजिट हो रहा है पॉजिटिव एक्सिस के ऑपोजिट इधर हो रहा है, तो मतलब माइनस आई आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री
इंटू माइनस आई कैप इंटू साइन 90 डिग्री इंटू माइनस आई कैप। ये हो गया। अब लास्ट बचा है, ये देखिए ये क्या है, सेम एक्सिस के साथ है ना। सेम एक्सिस में क्या होगा, थीटा तो 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं आप लास्ट में Z1 Z2 1 इंटू 1 साइन 0 डिग्री। अब जब 0 है तो इसका कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, टोटल का टोटल क्या कर देगा, ये 0। यूनिट वेक्टर आपका आई कैप भी लिखिए, के है ना, तो आप आई कैप भी लिख सकते हैं और जे कैप भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन कुल मिलाकर के साइन 0 डिग्री है तो ये टोटल हो जाएगा 0। तो सेम एक्सिस के साथ जो हमको वैल्यू मिला है वो कहाँ कहाँ मिला है, कहाँ कहाँ मिला है देखिए तो। जीरो डिग्री कहाँ मिला है, सेम एक्सिस वाला, आई आई के साथ, जे के साथ और के साथ। वो सब तो रहेगा नहीं, रहेगा क्या, देखिए ये सब हट जाएगा, ये बचेगा आपका, ये आपका खत्म, ये बचा आपका x1 y2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ जगह मेरा क्या, के कैप। ये हो गया। यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x1 z2 जे कैप। यहाँ देखिए तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, y1 x2 के कैप। यहाँ देखिए तो ये चीज मेरा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ये। और यहाँ क्या बचा, प्लस, और रुकिए, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ देखिए कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, y1 x2 तक, y1 x2 तक, तो ये हो गया। ये तो मेरा 0 डिग्री खत्म हो जाएगा, ये y1 z2 रहेगा, है ना, तो प्लस y1 z2, और यहाँ क्या है, आई कैप। फिर उधर देखिए तो यहाँ कितना है आपका, z1 x2 जे कैप, Z1 x2 जे कैप। इधर का वैल्यू तो 1 1 1 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू खत्म। यहाँ देखिए तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, Z1 y2 आई कैप, और ये हो गया इधर 0। तो मेरे को कितना मिला, ओहो थोड़ा सा छोटा हो गया, तो कितना मिल रहा है देखिए तो। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, जहां जहां आई है ना, उसको हम क्या करेंगे, एक जगह करेंगे। तो आई आपका यहाँ है और आपका यहाँ है, तो यहाँ लिखिए पहले y1 z2 माइनस z1 y2। आई कैप है ना, सेम एक्सिस वाला वैल्यू है, इसलिए एक जगह ले आ रहे हैं। तो y1 z2 माइनस z1 y2, ये क्या हो गया आपका, आई कैप हो गया। अब आते हैं जे कैप। जे कैप में देखिए तो जे कैप में आपका एक यहाँ है और जे कैप में आपका एक यहाँ है ना, एक यहाँ है और एक जे कैप में आपका एक यहाँ है। तो क्या कर सकते हैं, इसको माइनस लिख देते हैं, x1 z2 माइनस z1 x2 जे कैप। माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर इसका और इसका में से कॉमन लेंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। अब लेते हैं लास्ट वाला, लास्ट में कौन कौन बचा, उधर तो हो गया, ये बचा, ये और ये बचा, तो x1 y2 माइनस y1 x2, यहाँ प्लस ले लेते हैं, x1 y2 माइनस y1 x2, ये हो गया आपका। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग किए दो वेक्टर को, तो हमको जो वैल्यू मिला वो क्या मिला है, वेक्टर के रूप में ही मिला है।
वेक्टर के रूप में ही मिला है। तो आप लोग को लगेगा कि बाप रे बाप, इतना कैसे कैसे करेंगे इसे, इतना क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो कर लेंगे, लेकिन इतना कैसे ध्यान रखेंगे और इतना कैसे करेंगे। तो देखिए इसका एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं, यहां प्रूव करने चाहे तो प्रूव कर दिए, एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट में शॉर्टकट कैसे करना, देखिए आपको डिटरमिनेंट का यूज करना है। जैसे आप लोग को पता है पहले से, है ना, कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या है आपका, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, और बी वेक्टर जो आपका है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। तो क्या करना है, इसलिए अगर जब भी आपको वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b इज इक्वल टू, तो सिंपल ऐसे लिखना है, यहाँ लिखिए i, यहाँ लिखिए j, यहाँ लिखिए k। पहला वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो को लिखिए, तो क्या है आपका यहाँ x1 y1 z1, और दूसरा वेक्टर बाद में है ना, उसको लिखिए यहाँ x2 y2 z2, लिख लिए। अब इसके इक्वल टू क्या कीजिए, पहला रो और कॉलम में, है ना, जैसे हम ये i के लिए लिख रहे हैं, तो i किस पे है, पहला रो और पहला कॉलम, इस सब को छोड़ करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा आपका, देखिए तो y1 z2 माइनस z1 y2, ये किसके लिए था, i के लिए था, ठीक है। बीच वाला जब j के लिए निकालेंगे तो यहां माइनस माइनस डाल देना है, क्या लिखना, माइनस। अब देखिए j जिस रो और जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए, तो बचा कितना आपका x1 z2 और x2 z1, तो इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए ढक दीजिए, j जिस रो और जिस कॉलम में, उसको ढकने के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है, x1 z2 और z1 x2, तो क्या लिखेंगे, x1 z2 माइनस z1 x2, ये किसके लिए था, j के लिए था, प्लस। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम किसके लिए लिखेंगे, k के लिए लिखेंगे, तो k के लिए लिखिए, तो k देखिए, k जिस रो और जिस कॉलम है उसको ढकने के बाद हमको क्या मिल रहा है, x1 y2 और y1 x2, तो x1 y2 क्या हो गया आपका, x1 y2 माइनस y1 x2, y1 x2, ये किसके लिए था, k के लिए था। आप देखिएगा इससे पहले जो हम निकाले हैं मल्टीप्लाई करके, और अभी जो अभी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है, इसलिए हम उतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट करने को छोड़ करके हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का निकाल सकते हैं, जो कि यहां हम करके दिखाएं। तो ये हो गया वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे उसका ये तरीका है। अब क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, है ना, एनालिसिस मतलब स्पेशल केसेस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल करके फिर सेशन को एंड करेंगे। चलिए पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। Geometrical interpretation of cross product of vector of vectors। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम लोग को पता है कि अगर दो वेक्टर को हम a क्रॉस b करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर b का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा लेंगे, और फिर एक यूनिट वेक्टर लेंगे जो कि a और b जिस प्लेन में लाई कर रहा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर। यहां देखिएगा कि अगर हम एक वेक्टर को हम a इसको मान लेते हैं,
और एक वेक्टर को हम बी इसको मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक का मेरा क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का क्या है मेरा, ए का मैग्नीट्यूड है। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम इसको मानते हैं ओ, ई पॉइंट को मान लिए हैं पी, ई पॉइंट को मान लिए हैं क्यू, और यहां से नॉर्मल डाल दिए। नॉर्मल अगर डाल दिए तो इसको मान लिए ओ पी क्यू, इसको मान लिए आर, है ना, इसको आर मान लिए। चलिए ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है। तो क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इधर आपका ये वेक्टर अलग से रख दिए। ये जो बी साइन थीटा है ये क्या दिखा रहा है, देखिए अगर फ्रॉम ट्रायंगल अगर हम ओ आर क्यू का बात करें, ओ आर क्यू का बात करें, तो देखिए तो ओ आर क्यू में आपका यहाँ जो 90 के सामने वाला जो ओ क्यू है उसका वैल्यू दिया है बी का मैग्नीट्यूड के रूप में। आपको क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में ये मेरा परपेंडिकुलर है और थीटा के रिस्पेक्ट में मेरा हाइपोटेनियस है। तो P और H मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देगा, तो साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू P बाय H मतलब क्यू आर बाय H मतलब आपका ओ क्यू। तो बताइए आपका क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, ओ क्यू साइन थीटा। तो यहां से पता चला कि क्यू आर का जो वैल्यू है, तो ओ क्यू मेरा क्या है, ओ से क्यू का वैल्यू क्या है, बी का है, तो बी मैग्नीट्यूड का साइन थीटा। मतलब इसका वैल्यू वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर कितना है, बी वेक्टर का वैल्यू वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है। पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या था, इसी के डायरेक्शन में कितना है, और अभी निकाल रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन में कितना है। इसके साथ क्या है, ये नॉर्मल है ना। पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि बी का वैल्यू ए के एलोंग कितना है, और अभी निकालना क्रॉस प्रोडक्ट में कि बी का वैल्यू ए के नॉर्मल डायरेक्शन में कितना है, नॉर्मल में परपेंडिकुलर में से नॉर्मल में से कितना है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना, किसके एलोंग नॉर्मल टू द वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के नॉर्मल में इसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ बी नॉर्मल टू द वैल्यू ऑफ ए, यही हो गया आपका क्या, ये बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ये तो आ गया, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसको मिटा करके दिखाते हैं कि आगे ये क्या कर रहा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जिस तरह हम लोग करते हैं उस तरह यहां देखिए इसको पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिए और इसको भी यहां पैरेलल यहां ले आए। क्या बना रहा है, एक पैरेललोग्राम बना रहा है जिसका पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड को वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपका यहां से यहां तक हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का साइन थीटा मतलब इसके परपेंडिकुलर। और ये देखने से क्या लगता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम।
तो जब भी हम लोग किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, आइदर साइड का वैल्यू लेते हैं और वही साइड का के साथ जो पैरेलल साइड होता है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। जैसे ये जो आपको पैरेललोग्राम मिल रहा है ओ ए, इसको मान लेते हैं एस, मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एस। ये जो पैरेललोग्राम ओ ए एस क्यू मिल रहा है उसका यदि आपको एरिया निकालना हो क्या होगा, वन साइड का लेंथ इंटू परपेंडिकुलर हाइट, या मतलब हाँ परपेंडिकुलर हाइट, या वन साइड का लेंथ इंटू उसी साइड के पैरेलल वाला साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा। और वही चीज यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are formed by vector A and vector B। वही तो निकल रहा है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी कि जब भी कोई दो वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर क्या होता है, कोई एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड होता है, तो उसका प्रोडक्ट यदि आप निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो क्या निकाल रहा होता है, उसी वेक्टर के द्वारा बनाया गया जो पैरेललोग्राम होगा उसका वो एरिया निकाल रहा होता है। वही तो निकला। अब यहां देखिए एरिया अब तो निकल गया इसका, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आपको बताए थे कि जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा उस प्लेन के नॉर्मल आएगा। तो मतलब यहां जो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या आया, इस दो वेक्टर के द्वारा बनाया गया पैरेललोग्राम का एरिया आया, और उसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर ला कर रहा है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर में आएगा इसका एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन। एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are formed by A and B, and डायरेक्शन क्या होगा, and the direction will be normal to the पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन वाला पैरेललोग्राम, पी क्यू आर, सॉरी यहाँ क्या था, ओ ए एस क्यू था ना, ओ ए एस क्यू, ये चीज था। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली वह उसके द्वारा बनाया गया जो पैरेललोग्राम होगा उसका एरिया को ही वो निकालता है। ये हो गया इसका एरिया, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या दिखाएगा, उस एरिया का वैल्यू का नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। तो ये हो गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया ए बी साइन थीटा। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या दिखाता है, वो दोनों वेक्टर से मिल करके बना हुआ जो पैरेललोग्राम होगा उसका एरिया, और उसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, उस एरिया का डायरेक्शन हो गया जिस प्लेन में आपका ए और बी है उसके नॉर्मल। ये था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये चीज भी हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं इसका एनालिसिस किए थे क्या, नहीं किए थे, चलिए एनालिसिस कर लेते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टीज में पढ़ लेते हैं इसका। प्रॉपर्टीज में किसका प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट का। पहला कि अगर आपका थीटा कितना हो, थीटा अगर 0 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो लिखाएगा, लेकिन यहाँ साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और यूनिट वेक्टर कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा ये 0। उसके बाद ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये
क्या हो जाएगा आपका, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। दूसरा क्या ले सकते हैं, जब आपका वेन, अरे यार वेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे केस में क्या करेंगे, ए क्रॉस अगर ये आपको बी करना है तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कितना लेंगे, साइन 90 डिग्री और यूनिट वेक्टर। तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो क्या होगा, ए बी और यूनिट वेक्टर सिंपल, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये होगा मैक्सिमम। तो मिनिमम होगा 0 पे और मैक्सिमम होगा 1 पे, है ना, ये चीज है। तो हम लोग इसको भी देख लिए। अब इसका इसका था प्रॉपर्टीज में से ये लिख दिए ना। चलिए और देख लेते हैं, इसका 2 हो गया, तीसरा ले लेते हैं। तीसरा में देखते हैं क्या, तीसरा क्या लेते हैं कि आपका जो ए क्रॉस बी है वो कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होगा, ये चीज जान लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस बी क्रॉस ए होगा, ये होगा, जो चीज हम शुरू में ही बता चुके हैं। ये ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, और ये वाला चीज है। उसके बाद क्या होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा कि नहीं। तो ए क्रॉस बी प्लस सी यदि कर रहे हैं, ये ए क्रॉस बी भी होगा प्लस ए क्रॉस सी भी होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। इससे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का, तो ये सब हम लोग देख लिए। अब इससे भी यदि हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन एक सिंपल सा एक छोटा सा इसी तरह क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर बाद बाकी हम लोग जो नया सेशन, नया जो एक लास्ट लेक्चर लेंगे वेक्टर पे, उस पे हम लोग सब तरह का न्यूमेरिकल्स को बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। इफ टू वेक्टर्स आर, जिसे अगर हम S इक्वल टू लेते हैं 2i प्लस 4j प्लस 6k, है ना, एंड t वेक्टर ले लिए हम i प्लस 5j प्लस 10k, ठीक है। फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी कर सकते हैं। इसी केस में क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, आपका ए और बी दिया है ना, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ रहा है, ए क्रॉस बी करना पड़ रहा है। चलिए फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या बोले थे, यहाँ आई लिखिए, यहाँ जे लिखिए और यहाँ के लिखिए। ए का देखिए तो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, और बी का क्या है, 1 है, 5 है, 10 है। आई का कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहाँ देखिए, पहला आई जिस रो और जिस कॉलम है उसको छोड़ दिए, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये वाला करेंगे, तो 10 चौक 40 माइनस 6 पंचे 30, आई था ना यहाँ, तो आई रहेगा, माइनस यहाँ लिख देंगे। जे के लिए हम स्पेशली माइनस यहाँ देंगे। जे जिस रो और जिस कॉलम है उसको हटा दीजिए, तो यहाँ 10 गुने 20 हो जाएगा, और माइनस 6 गुना 1 कितना हो जाएगा, 6, प्लस अब के वाला में के जिस रो और जिस कॉलम है उसको हटा देंगे,
तो क्या बच रहा है, 2 गुना 5, 5 दूने 10 और 4 एकम 4, तो 10 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका के। कितना आ रहा है, तो 40 में 10 गया, 40 में 30 गया 10 आई कैप, और ये 20 में 6 गया तो बचा कितना 14, 14 मतलब माइनस 14। अच्छा यहाँ जे नहीं डाले हैं जे, और यहाँ 10 में 4 गया कितना बचा, 6 6। देखिए एक वेक्टर मिला हमको, 2 वेक्टर आपका था ना, ओहो यहाँ एस और टी है, तो एस क्रॉस टी कर दिए, तो हमको क्या मिला, एक वेक्टर ही तो मिला ना। क्रॉस प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट करने पे मिला था क्या, स्केलर, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट किया क्या मिला आपको, एक वेक्टर ही मिला, ये चीज है। आपको जो फाइंड एक्स क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा है, तो एस क्रॉस टी किया, हम टी क्रॉस एस भी तो कर सकते हैं, देखिए तो टी क्रॉस एस कर सकते हैं इसमें। अल्सो अगर हम टी क्रॉस एस करते हैं तो क्या होगा, इसको भी करके देख लेते हैं। आई जे और ये हो के, तो पहले है आपका टी मतलब हो जाएगा 1 5 10, और जे बाद में है ना, एस बाद में है तो मतलब 2 4 6, 2 4 6। चलिए इक्वल टू लिखिए यहाँ, तो पहला में क्या होगा आपका आई का, आई में क्या देगा, तो 6 पंचे 30 माइनस 10 चौके 40, ये होगा मेरा आई माइनस जे में आए हैं, तो 6 गुना 1 6 माइनस 10 दूने 20, ये हो गया जे, प्लस के में आया है, तो के में है तो ये हट जाएगा, तो 4 एकम 4 माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया आपका के। अब देखिए तो यहाँ 30 में 40 माइनस 10 आई, यहाँ माइनस 14 है ना, माइनस 14 और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14 जी, और यहाँ देखिए तो 10 में 4 6 माइनस 6 आ रहा था ना, यहाँ जाएगा माइनस, अरे यार माइनस 6। ये तो चीज आ गया। देखिए क्या एस क्रॉस टी मतलब अगर हम मानते हैं कि ए क्रॉस बी और यहाँ बी क्रॉस सी किए हैं, मान लीजिए हम जो हम ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी बोले थे ना, तो उसी तरह एस क्रॉस टी और टी क्रॉस एस दोनों का वैल्यू क्या सेम आया है, नहीं आया है, अलग अलग आया ना, इसलिए हम एस क्रॉस टी नॉट इक्वल टू टी क्रॉस एस करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ देख सकते हैं, अगर माइनस बाहर ले लेते हैं तो 10 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये किसका वैल्यू आ रहा है, उसी का आ रहा है, तो लिख सकते हैं माइनस एस क्रॉस टी, टी क्रॉस एस इज इक्वल टू माइनस एस क्रॉस टी, जो कि आप लोग को यहां बताए थे। देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए, लेकिन यहां माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस था। तो हम लोग आज कंप्लीटली थ्योरेटिकल वे से पूरा वेक्टर को बढ़िया बढ़िया से पढ़ लिए हैं, बढ़िया से देखिएगा, है ना। और उसके साथ ही साथ आप लोग खुद से भी एनसीईआरटी बुक्स को या कुछ साइड के जो टेक्स्ट बुक है उसको भी पढ़िए ध्यान से, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वेक्टर से रिलेटेड उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे के सारे आप लोग से बनेंगे, क्योंकि जितना डेप्थ में फिजिक्स पढ़ने के लिए जो भी चाहिए था वेक्टर में पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास या लेक्चर लाएंगे वो वेक्टर का सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही लाएंगे, और उसमें सारा का सारा जितना पढ़े सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।